हाँ, तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो हो गए हैं कंप्लीट। अब करते हैं अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो जो एक मिनी टेस्ट के फॉर्म में है। तो स्टार्ट करें। पहले इनको सोचना, स्टॉप करके, और अपना आंसर सोचना। अगर सही हो रहे हैं ये सारे के सारे ना, सीडीएस, सीएपीएफ और यूपीएससी, इन सब में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से इसकी उद्देशिका में निम्नलिखित में से क्या अंतर्विष्ट किया गया था। लाइक इसके अंदर क्या जोड़ा गया था। विचार अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। क्या ये काम हुआ था? नहीं, ये तो नहीं हुआ था। इसके बारे में तो बात नहीं करी गई थी 42वें संविधान संशोधन में। अब ये राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। अखंडता वर्ड जो है ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ी गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग अपना स्टेटमेंट जाना चाहिए 2 सही। तो भाई बी सही है, बिल्कुल सही बात है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ही संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है? कौन सा है भाई वो? सोचो। आर्टिकल 32 है वो। ठीक है, इसके अंदर ही रिट्स आती हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है। और इसी जगह अगर आपको हाई कोर्ट के अंदर जाना हो तो कौन सा आर्टिकल आता है? सोचो, बताना। वो आर्टिकल है भाई 226। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाओ और कौन सा सही है, कहाँ से लिया गया है, ये देखना है भाई। देखो, सर्वाधिक मत से जीत की पत्ती, मूल अधिकारों का चार्टर, अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में तो पता है, यूएसएससी, सॉरी यार कैसे दिमाग लगाया मैंने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये तो आयरिस के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों का चार्टर, ये आप सभी को पता है, ये यूएसए से लिए गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं कनाडा से ली गई हैं। और फिर बचा हुआ क्या है? सर्वाधिक मत से जीत की पद्धति, ये ली गई है भाई ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से। तो उसका आंसर सही है, क्योंकि इतना तो कॉन्फिडेंस से पढ़ा है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस आर्टिकल के अधीन स्वातंत्र्य अधिकार आत्यांतिक नहीं है, यानी अब्सोल्यूट नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस आर्टिकल के अधीन स्वातंत्र्य अधिकार का प्रयोग करने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि निर्बंधन लगाया जा सकता है भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे नहीं पता यार। आत्यंतिक अधिकार नहीं है मतलब नोट अब्सोल्यूट है। ओके, देखते हैं आंसर यार। इसमें दोनों सही हैं भाई, पढ़ते हैं क्यों। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट के तहत नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, लेकिन ये स्वतंत्रताएं पूर्णतः निरंकुश नहीं हैं। इन पर यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट के तहत की गई स्वतंत्रताएं पूर्णतः निरंकुश नहीं हैं। राज्य इन स्वतंत्रताओं पर संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अन्य संवैधानिक आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। इन स्वतंत्रताओं के प्रयोग पर यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 2 से 19 क्लोज 6 के तहत राज्य को इन स्वतंत्रताओं पर उचित और वैध प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। अतः दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार केवल राज्य के लिए परिवर्तनीय है, बात बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार केवल नागरिकों के पक्ष में परिवर्तनीय है, ये भी स्टेटमेंट सही है।
भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए प्रवर्तनीय है। ये स्टेटमेंट भी सही है। आई थिंक तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों ही आने चाहिए, तीनों सही हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। देखो भाई, कुछ अधिकार केवल राज्य के खिलाफ प्रवर्तनीय हैं। आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और अन्य सरकारी निकाय शामिल हैं। कई मौलिक अधिकार जैसे आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है। कुछ अधिकार केवल नागरिकों के पक्ष में प्रवर्तनीय हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ये ध्यान रखना, भारतीय नागरिकों, इसमें 30 और इंक्लूडेड है वैसे। 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। इनके क्लोज फर्स्ट आता है। कुछ अधिकार राज्य और व्यक्तियों दोनों के खिलाफ प्रवर्तनीय हैं। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 23 जो है बलात्श्रम का निषेध ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्य क्षेत्र से छूट दी गई है? लद्दाख, JNK, या फिर 6ठी अनुसूची के क्षेत्र या 5वीं अनुसूची के क्षेत्र? भाई इसमें SC ST आते हैं, सॉरी अनुसूचित जनजाति और जाति, हाँ वही होते हैं, तो वो लोग आते हैं। तो भाई स्पेसिफिक 4 राज्य इसमें इंक्लूड करे गए हैं 6ठी अनुसूची में, जिसके अंदर ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्य क्षेत्र से छूट दी गई है। तो 6ठी सूची के क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। आंसर अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किए प्रारूप संविधान में राज्य के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया गया? तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यही तो है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत बार पढ़ा होगा भाई, आंसर ये आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आर्टिकल 14 केवल तब लागू होता है जब बिना किसी तर्कसंगत आधार के समान और सदृश परिस्थितियों वालों के साथ द्वेषपूर्ण विभेद किया जाता है। ये बात भी सही है। ये तो भारत के आर्टिकल 14 भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं आई थिंक। भाई इसमें आंसर सी सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 3 में यथा परिभाषित राज्य शब्द का सर्वाधिक सटीक अर्थ है? तो राज्य शब्द में इसमें संघ सरकार, सभी राज्य सरकार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय प्राधिकारी, ये तो आते ही हैं। फिर भारत की संसद और राज्य के विधानमंडल, ये भी आते हैं। संघ सरकार और भारत की संसद, ये भी आते हैं। संघ सरकार और सभी राज्य सरकारें, भारत की संसद, सभी राज्य विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। तो मोस्ट प्रोबेबल, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, मोस्ट प्रोबेबल है नहीं, अरे क्या बोलते हैं यार इसको, मतलब सबसे ज़्यादा बेटर आंसर यही जाता है आपका। ओके, तो आंसर जाएगा भाई डी। क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई देखो ये पेपर ना सर ने बनाए हैं, वैसे ये सर के पेपर लीक हो रहे हैं, ये चीज़ तो गलत है यार, लेकिन मेरे को पढ़ना है यार, आप लोग को पढ़ना है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई बताओ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद में पूर्व स्थापित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति यानी रॉयल एसेंट प्राप्त हुई। ये बात बिल्कुल सही है। 1947 के अधिनियम में भारत संविधान का मूलभूत ढांचा निर्धारित किया। ओ भाई इतनी जल्दी नहीं। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित किया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस अधिनियम ने प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा में कोई भी संविधान बनाने और उसे अंगीकार करने की असीमित शक्ति प्रदान करी। तो भाई अगर ये सही होगा तो ये कैसे सही हो जाएगा? इसके अंदर तो अभी शक्ति दी है, तो फिर वो मूलभूत ढांचा तैयार कैसे हो जाएगा? तो भाई ये स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट जो है ये गलत है, अपन से गलत ही पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 क में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है? मतलब मौलिक कर्तव्य नहीं है। पढ़ते हैं, राष्ट्रीय सेवा देना जब इसके लिए आहूत किया जाए। भाई रेडी हैं। अब इंडिया पाकिस्तान युद्ध कहते हैं छिड़ने वाला, बट ऐसा पता नहीं यार, कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए, तो सोच ही लेते हैं, बोलते नहीं है, बाद में देखेंगे। अपना पेपर है पहले, उनसे बड़ा युद्ध है अपना।
यार क्यों बोल रही हूँ मैं, सॉरी यार ये गलत है, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए, साइड करो। चलो नेक्स्ट है भाई, स्त्री की मर्यादा के लिए अपमानजनक व्यवहार का परित्याग। ये बात भी बिल्कुल सही है। एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उनका परिरक्षण करना। भाई एकात्मक को क्यों, सबको ही दो, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। राष्ट्रीय संस्कृतियाँ सारी सम्मान देने योग्य हैं और सारी परिरक्षण योग्य हैं। अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित करना, ये स्टेटमेंट सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता का उल्लेख है, बात बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका में आरंभ से नहीं थी, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई है, तो इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आई थिंक, है। अच्छा मतलब दोनों ही सही है भाई, नहीं थी तो नहीं थी, हाँ दोनों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के यथा संशोधित आर्टिकल 19 फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिमयता से बिना शस्त्र इकट्ठे होना और संपत्ति का अर्जन और निपटान करना, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना जाना। तो भाई इसमें से कौन से सही है? 19 क्लोज फर्स्ट के थ्रू, तो फिर भाषा वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही भाई, बिना किसी शस्त्र वस्त्र के तो इकट्ठे भी हो सकते हो शांति से, तो ये भी सही है। लेकिन ये संपत्ति का अर्जन और निपटान, वैसे भी संपत्ति का अधिकार तो भगा दिया था यहाँ से, कहाँ पर 300A के अंदर भगा दिया था, तो इसमें संपत्ति का अर्जन करना और निपटान करना ये गलत बात है। तो 1 1 2 4 आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के आर्टिकल 21 कै के अधीन राज्य 11 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। 11 वर्ष नहीं भाई, ये 14 वर्ष है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। भारत के संविधान के आर्टिकल 26 के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की पूर्ण शक्ति है। 26 के अंदर ये बात गलत है। भारत के संविधान के आर्टिकल 30 में अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, ये स्टेटमेंट तो सही है। केवल धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को उल्लेख किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो भाई इसमें सी सही है आई थिंक। संसद विधि द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय को अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमा के भीतर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं कर सकती। भाई ये बात गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के पास भी है। आर्टिकल 226 पढ़ के आना फिर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किस में जोड़ा गया है? तो भाई वो किस में जोड़ा गया है? समता के अधिकार में जोड़ा गया है, तो वो आर्टिकल 14 आएगा। इसमें धर्म, वंश, कुल, जाति, इनके आधार पर भेदभाव नहीं, तो फिर ये अपने पास आर्टिकल 14 एंड 15 के थ्रू ही आ जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? मूल अधिकार का भाग नहीं है। शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, उपाधियों से विभूषित होने का अधिकार। ओ भाई उपाधि तो खत्म करी थी आर्टिकल 18 के अंदर, ठीक है। तो अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 17, ठीक है। शैक्षिक संस्थान ये आर्टिकल 30 आ गया। शिक्षा का अधिकार यार ये इसी के अंदर 29-30 के अंदर ही आता है, नहीं उसके, अरे यार 21A के अंदर आता है ना, 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का अधिकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायतर अधिकार है, यानी नॉन जस्टिसेबल राइट कौन सा है? नॉन जस्टिशिएबल। पर्याप्त आजीविका का अधिकार, यही है भाई नॉन जस्टिशिएबल। शोषण के विरुद्ध भाग जाओ अपने न्यायालय के अंदर। अभियुक्त का अधिकार, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है अपना, ठीक है। तो उसमें वही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये बात भी सही है। और उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं भाई, इसमें एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है 40 सेकेंड्स के बाद कभी नहीं हुआ, तो ये परिवर्तनीय नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। ये तो सही है। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। भाई सबसे ज़्यादा पावर इसी के पास थी, अभी यही नहीं बढ़ाएगा तो फिर किसकी। तो भाई इसने से सही पूछा था ना, तो इसमें ओनली फर्स्ट आंसर आना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या आंसर है। ओनली फर्स्ट आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। भाई उद्देशिका के मूल रूप में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य पद नहीं था। भाई ये शब्द नहीं था। उद्देशिका में भारत के संविधान की मूल संरचना निहित है। बात बिल्कुल सही है। ये भी सही है, मतलब ये भी सही, दो स्टेटमेंट हो गए ना। उद्देशिका अपने आप किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उच्चतम न्यायालय में अभी निर्धारित किया गया है कि जहाँ भाषा अस्पष्ट है वहाँ संविधान के विधिक निर्वचन में सहायता के लिए उद्देशिका का विचार नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट गलत है। आई थिंक डी हो गया ना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, अरे भाई ये आ गया अब अपने पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो करते हैं। देखो भाई, भारत सरकार के जीवंत ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसका लक्ष्य चिन्हित ग्रामों का व्यापक विकास करना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है भाई, इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेलों, त्योहारों और खेल प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। आई थिंक 1 और 2 जाएगा और आंसर इसका सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये केंद्र प्रायोजित योजना है क्या? बात तो सही है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2021 में हुआ? नहीं, 22-23 में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर इस योजना में, मणिपुर इसमें नहीं है भाई। और राज्य हैं इसके अंदर जो ऐसे ऐसे स्टार्ट उधर देशों से, मतलब अन्य देशों से लगे हुए हैं ना, वो राज्य हैं जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ऐसे राज्य हैं। नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के ग्रामों को इस योजना के अधीन फ्लैगशिप ग्रामों के रूप में चुना गया। नहीं भाई, उत्तर प्रदेश से नहीं है ये रिलेट। तो कौन सा कथन सही है भाई? ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ओनली ए स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यूनियन बजट 2022 एंड 3 से कब तक? 2025 से 26 तक। ठीक है, किन के डेवलपमेंट के लिए? गाँव के डेवलपमेंट। नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो हैं, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ people living in identified border villages. It will cover the border areas हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। बताया था ना कितने विलेज हैं इसमें? 2963। ठीक है, फर्स्ट फेज में भाई 663 यूज इसमें मतलब कवर किए गए हैं। ठीक है, और इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है? 1 विलेज 1 प्रोडक्ट। ओके, थोड़ा ध्यान रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मिशन शक्ति DRDO निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एकल रॉकेट का उपयोग बहुल, अरे यार क्या हिंदी है इसमें। देखो, लॉन्च ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट यूजिंग अ सिंगल रॉकेट, ये बात तो बहुत पहले हो चुकी है यार। अभी मिशन शक्ति लेटेस्ट है तो इससे तो नहीं करेंगे। लॉन्च ऑफ हैवी सैटेलाइट ये भी हो चुका। यूज़ ऑफ हाई पावर रॉकेट्स इन लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, भाई जितनी पावर कम यूज की जा सके उतनी कोशिश करेंगे, हाई पावर क्यों यूज़ करेंगे? ये स्टेटमेंट तो नेगेटिव है। फिर यूज़ ऑफ द रॉकेट टू डिस्ट्रॉय द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, भाई ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इससे मतलब परिक्रमा कर रहे हैं जो उपग्रह हैं या सैटेलाइट हैं जो काम करना बंद कर दिए हैं, तो उनको क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। और डेब्रीज वेब्रीज पे आजकल काम भी चल रहा है ना, तो इसलिए होगा। इसका आंसर डी, मिशन शक्ति। DRDO ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। एक्सप्लेनेशन देखो भाई, मिशन शक्ति रेफर्स टू इंडिया एज सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एन एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेबिलिटी टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसरो ने अपने अध्ययनों में यह प्रकट किया है कि घेपांग घाट
हिम नदीय झील के आमाप 178% की वृद्धि हो गई है। और इसलिए निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ये झील जो है गेपांग घाट हिमनदीय झील जो है ये स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो आई थिंक तो नैनीताल, कुल्लू मनाली सब इधर हैं, तो हिमाचल प्रदेश ही आएगा वैसे। तो भाई ये गेपांग घाट स्थित है यहाँ पर, ठीक है। The Gepang Ghat Glacial Lake is located in Himachal Pradesh. India ISRO studies show that the lake size increased by 178% between 1989 and to 2022. Explanation by देख लो। The Gepang Ghat Glacial Lake is located in the Indus River Basin in the Lahaul Spiti district of Himachal Pradesh. The lake has elevation 4,068 meter. From 1989 to 2022, the lake size increased from 36.49 hectare to 101.30 hectare. This indicates significant glacial melting and potential climate change impacts. बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उल्लास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछ रहा है ना। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए सहस्वावस्था को सुरक्षित करना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है जिसका उद्देश्य 15 या उससे अधिक आयु के वयस्कों का सशक्तिकरण करना है, उन्हें समुचित स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई हो। तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट है, तो ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलते हैं ना इनको, जो एक सही तो दूसरा गलत होगा, क्योंकि भाई या तो सहस्वावस्था की बात कर लो या फिर 15 वर्ष से ज़्यादा की बात कर लो। तो भाई उल्लास योजना किससे रिलेट करती नहीं है। तो आई थिंक उल्लास तो यार छोटे छोटे बच्चों में ही होता है, तो यानी आंसर जाना चाहिए मेरे हिसाब से 2। अरे यार गलत है यार भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर वही जाएगा। 2022 के अकॉर्डिंग 15 वर्ष या उससे ज़्यादा के बच्चे जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको सही शिक्षा प्रदान करने का, ठीक है, वयस्कों का सशक्तिकरण का काम करता है ये उल्लास योजना, ठीक है भाई। देखो ये है सर, बुक्स मंगा लेना, और टेस्ट सीरीज भी इन्हीं की है, इन्हीं की मेहनत है भाई। बाकी चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।